ये पूरी दुनिया कवियों की कविताएं सुनती है गीत गीतकारों के, लेकिन कभी जानने का प्रयास किया कि किस पीड़ा से गुजरता है कवि, तब जाकर के उसके पास दो चार शब्द कहने को आ पाते हैं। कबाड़ की दुकानों में पड़ी पुरानी लाइब्रेरी में धूल खा रही कविताओं की हजारों किताबों को तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन ऐसी कितनी ही किताबें हैं जो कवियों पर लिखी गई हों। ऐसी ही एक किताब पिछले दिनों मेरे हाथ लगी, जिसका हर एक शब्द मुझे खींच ले जा रहा था कवि की अपनी दुनिया में, कवि के अपने देश में। आज से 400 साल पहले का कर्नाटका, वहाँ का एक मूरबद्री गांव जहाँ एक बालक जन्म लेता है, जिसकी लिखी बचपन की कविता निरंजन स्तुति आज तक हर एक कार्यक्रम के पहले कर्नाटक के हर एक प्रोग्राम में गाई जाती है। जिसके प्रेम में पड़ी दो प्रेमिकाओं ने त्याग की वो इबारत लिखी जो आज की सोसाइटी की समझ के ही बाहर है। जिसने कहा कि भगवान बाहुबली पर तो बहुत कुछ लिखा गया, भरत की अपेक्षा क्यों। लेकिन भरतेज वैभव का वह लेखक जिसे आज रत्नाकर वर्णी के नाम से दुनिया जानती है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि एक समय जैन समाज ने उसे त्याग दिया था, समाज से बाहर कर दिया था। जानना चाहते हैं तो बने रहिए कहानी के आखिरी पन्नों तक। 4 साल का रत्नाकर अपनी माँ को आवाज़ देते हुए तोतली आवाज़ में कहता है कि वो शादी करेगा। किससे? तो कहा गिरिजा से। गिरिजा रत्नाकर की बचपन की दोस्त होती है, खाना पीना पाठशाला जाना सब कुछ उसी के साथ करता है। आपके भी बचपन का कोई ना कोई ऐसा दोस्त रहा ही होगा। अपने बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे खेलते हुए यशस्वती और महादेवी, जो घनिष्ठ सहेलियाँ थीं बचपन की ही, इस पर हंस पड़ती हैं और कहती हैं वे दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। एक दिन पाठशाला पढ़ने रत्नाकर को भेजा तो वह शाम तक वापस ही नहीं आया। पूरा परिवार चिंता में। मरुदेवी जब अपने भाई को ढूंढने निकली तो एक संत एक पेड़ के नीचे रोते रोते गीत सुना रहे थे और रत्नाकर रोते रोते पालथी मार कर बैठा सुन रहा था। मित्रों, इससे ज्ञात होता है कि बचपन से ही रत्नाकर बड़ा इमोशनल था, बड़ा भावों का उद्वेग उसमें था। बचपन में ही रत्नाकर ने एक स्तुति लिखी जिसका नाम था निरंजन स्तुति, और देखते ही देखते वो स्तुति इतनी लोकप्रिय हो गई कि हर जगह गाई जाने लगी। समय बीतता जा रहा था। एक दिन उत्सव के दिन ज्योतिषी जी वहाँ पर आए तो यशस्वती ने रत्नाकर का भविष्य पूछा। ज्योतिषी जी बोले, ये बालक अद्भुत है, ये क्रांति लाएगा और बहुत यश कमाएगा। लेकिन ये क्या अरहन, ये कैसी रेखा है? यशस्वती बोलती है, पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, ये लड़का बड़ा नाम कमाएगा, लेकिन ये रेखा बतला रही है कि एक समय पर यह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यशस्वती को खनन से ये बात लगती है और उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। मित्रों, उसने तुरंत ही मूढ़बद्री के चारुकीर्ति जी को अपने रत्नाकर को सौंप दिया और भविष्यवाणी की बात उनसे कही, जिस पर चारुकीर्ति जी बोले, हाँ चिंता ना लो, सब कुछ अरहन की इच्छा से होगा। मित्रों, चारुकीर्ति एक टाइटल हुआ करता है जो मूढ़बद्री और श्रवण बेलगोला के भट्टारक जी को दिया जाता है। रत्नाकर गुरुकुल के नए माहौल में आ गया था। यहाँ गिरिजा उदास रहने लगी। मित्रों, गुरुकुल में एक और बालक था जिसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। उसका नाम है विजयन। वह भी कविता लिखना चाहता था, बड़ा नाम कमाना चाहता था, लेकिन रत्नाकर के जैसा भावुक नहीं था। वह एक रटने वाला विद्यार्थी था और रत्नाकर से बड़ा जलता था। यहाँ रत्नाकर को गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषयों में कई सब्जेक्ट बोरिंग लगते थे, जैसे गणित, व्याकरण आदि। उसका इन सब में मन ही नहीं लगता था। कभी कभी वो जंगल की ओर न जाने कितने समय तक देखता रहता, पक्षियों का शोर सुनता रहता, पेड़ों को देखता और अपने गीतों को लिखता। अब तक रत्नाकर के लिखे कुछ गीत भी बड़े फेमस हो चुके थे और बड़ा लोकप्रिय भी वह हो गया था। एक दिन सुबह सुबह रत्नाकर उठता है तो उसके कानों में एक मधुर आवाज़ पड़ती है। वह देखता है तो पता लगता है कि पास की ही एक झोपड़ी से एक किसान कन्या रागी पीसती हुई एक गीत गा रही है। वह रोज़ सुबह वो गीत सुनने के लिए उस झोपड़ी के पास जाता है। इस बात पर विजयन्ना ने चारुकीर्ति जी से उसकी शिकायत कर दी कि रत्नाकर तो सुबह सुबह एक कन्या से मिलने के लिए जाता है। चारुकीर्ति जी ने रत्नाकर को बुलाया कि आओ वत्स,
आकर के रत्नाकर बैठ जाता है और चारुकीर्ति जी बोले कि क्यों भाई, तुम्हारी तो शिकायत आई है। तब रत्नाकर बतलाता है कि गुरुजी, उस किसान कन्या जो रागी पीसती हुई गीत गाती है, उसके गीत में बड़ी वेदना है, बड़ा साहित्य छुपा हुआ है जो मैं गुरुकुल की पुस्तकों में नहीं पाता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन ऐसा ही एक महाकाव्य लिखूँ, और वह महाकाव्य भगवान बाहुबली के भाई भरत पर होगा। चारुकीर्ति जी बोले, अभी तुम अपनी सीख तो पूरी कर लो, फिर तुम महाकाव्य लिखने में सक्षम होगे। पर आशीर्वाद देकर रत्नाकर को उत्साहित किया। रत्नाकर ने भी महाकाव्य के कुछ खंड लिखे, और जब वह खंड अपनी मंडली में सुनाए तो वह इतने फेमस हुए कि उनकी गूंज भैरवराज वोडेयार के सभा में तक आ गई। अब ये भैरवराज कौन है? तो मित्रों, कर्नाटका में 16वीं शताब्दी के आसपास कई स्वतंत्र राजवंश थे, जिसमें एक था भैरवराज वोडेयार का राजवंश, जिनकी राजधानी थी कारकला। और ऐसे कई राजवंश जैन राजाओं के द्वारा हैंडल किए जाते थे, जैन क्षत्रिय राजाओं के द्वारा चलाया करते थे। उन्हीं में एक राजवंश था यह। वह शाही संदेश मूढ़बद्री भेजते हैं, रत्नाकर को बुलावा आया है। राष्ट्रीय निमंत्रण आना उस समय कोई छोटी बात नहीं थी। देवराजैया, जो रत्नाकर के पिता थे, थालियों में सजे आमंत्रण पत्र के साथ आने वाली उपहार सामग्री देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन इन सबके बावजूद माता पिता अपने पुत्र को हमेशा के लिए भेजने के लिए तैयार ना थे। दोनों चारुकीर्ति जी के पास आते हैं और कहते हैं राष्ट्रीय आमंत्रण आया है। चारुकीर्ति ये सुनकर के आदेश देते हैं कि मोह को प्रतिभा की उन्नति में व्यवधान न बनने दो। राष्ट्रीय आमंत्रण आना पूरी मूढ़बद्री के लिए सम्मान की बात है। खुले हृदय से रत्नाकर को कारकला भेजो। राजसी पालकी में बैठकर रत्नाकर चल देता है और यहाँ गिरिजा का मन मायूस हो जाता है। गिरिजा, जो रत्नाकर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, अब तो वह इतना दूर जा रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग रहती है किसी भी प्रेमी जोड़े के लिए, बहुत ही सॉफ्ट। खैर, भैरवराज की सभा में रत्नाकर का स्वागत हुआ। एक नौजवान जिसकी निरंजन स्तुति की धाक राजधानी तक उसे खींच लाई। भरतेश वैभव का वैभव भैरवराज के कानों तक आ गया था। स्नान भोजन कर राजसी सभा लगी, जिसमें रत्नाकर ने कुछ फुटकर गीतों के साथ भरतेश वैभव के श्रृंगारिक पद्य सुनाए, जिसने सभी को रत्नाकर के आकर्षण में ले लिया। भरत के राजसी वैभव का ऐसा वर्णन, वो भी कन्नड़ भाषा में, आहा क्या क्या अद्भुत बात है। समस्त सभा में रत्नाकर की जय जयकार होने लगी। रेशमी पर्दे के पीछे बैठी राजकुमारी श्यामला भी रोमांचित हो उठी। गौरवर्ण, सुंदर कपोल, स्याह केस वाले इस लड़के में क्या अद्भुत प्रतिभा है। सभा की समाप्ति पर राजकुमारी अपने पिता से बोली, क्या हम रत्नाकर को अंतःपुर में निमंत्रित कर सकते हैं? भैरवराज बोले, क्यों नहीं, अब तो वह यहीं रहेंगे, तो आप जब चाहे उन्हें आमंत्रण दे सकती हैं। रत्नाकर को राजमहल से बुलावा आता है। रत्नाकर ने इससे ज्यादा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। स्वर्ण से सजा पूरा राजमहल दीपक की ज्योति से झिलमिला रहा था। एक मंडप पर ऊंचा पाटा लगा था और सामने 2 आसन। राजकुमारी रेशम की चूनर ओढ़े अपनी सखी चंद्रिका के साथ रत्नाकर का स्वागत करती है। ज्यों-ज्यों रत्नाकर के मुख से एक एक पंक्ति निकलती जा रही थी, श्यामला अपने आप को रत्नाकर के प्रेम से जगड़ता हुआ पा रही थी। काव्य पाठ समाप्त होता है, लेकिन श्यामला का मन थोड़ी अभी भरा था। वह रत्नाकर को पुनः आमंत्रण दे करके विदा करती है। रत्नाकर भी श्यामला की इन दृष्टि को भूल नहीं पाता है। इस प्रकार एक अनुकूल वातावरण में रत्नाकर का काव्य श्रृंगार के तल तक जा रहा था और भरतेश वैभव के भरत की रानियों के साथ लीलाओं का वर्णन पूर्णता की ओर था। यहाँ मूढ़बद्री में हालात कुछ और थे। रत्नाकर के कारकल और राष्ट्रीय निमंत्रण मिलने की बात पूरी क्षेत्र में फैल गई थी। जगह जगह से रत्नाकर के लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन एक दिन यशस्वती और महादेवी दोनों बैठ कर के चर्चा करती हैं कि मेरी गिरिजा तो रत्नाकर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। हे शिव, क्या होगा? इस पर यशस्वती भी बोलती है कि रत्नाकर क्या गिरिजा के बिना रह सकता है? दरअसल मित्रों, गिरिजा का परिवार वीर शैव था, भगवान शिव का भक्त था और रत्नाकर का जिन भक्त। लेकिन दोनों परिवारों में इतना साम्य था, इतना घुलमिल के वो रहते थे कि कभी ये बातें आड़े नहीं आईं। लेकिन अब बात विवाह की है तो आड़े
तो आएंगी ही। दोनों सखियों में सुलह होती कि हमें अपने घर जल्द ही बात करनी चाहिए, और बात बन भी जाती है। दोनों परिवार राजी हो जाते हैं। पर क्या समाज के आज के ऐसे हालात हैं, वह क्या इस विवाह की स्वीकृति देंगे? क्या विवाह की बात रखने को जब रत्नाकर के पिता स्वामी जी के पास जाते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही लड़की के बारे में सुनते हैं तो वह कहते हैं, देवराज अय्या तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अगर समाज के श्रेष्ठी वर्ग ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो समाज की क्या गति होगी। चारुकीर्ति जी कहते हैं, एक शर्त पे यह विवाह संभव हो सकता है कि जब गिरिजा जिनेंद्र भक्त बन जाए। यहाँ गिरिजा के घर में भी पंडित जी का आगमन हुआ, शिव कथा का विधान हुआ, जिसके अंत में गिरिजा के विवाह का प्रसंग पंडित जी के सामने निवेदन किया गया। तो उन्हें भी यह सम्यक रुचिकर न हुआ। उन्होंने कहा, यह तो घोर पाप है। यह सिर्फ एक अवस्था में ही संभव है कि जब रत्नाकर वीर शैव धर्म अपना ले। महादेवी जो गिरिजा की माँ थी, उन्होंने सोचा यह तो 3 काल में भी संभव नहीं है। रत्नाकर जिसका आज संपूर्ण जैन समाज में इतना बड़ा नाम हो गया है, जिसने जैन समाज का इतना बड़ा महाकाव्य लिखने का कार्य प्रारंभ किया है, वह ऐसा क्यों करेगा। दोनों घर में शांति छा जाती है और एक बार फिर प्रेम जाति धर्म के खांचे में फंस जाता है। गिरिजा ने कह दिया था, अगर मैं किसी को अपनाऊंगी तो रत्नाकर को ही, वरना किसी को भी नहीं। न खाने का सुर न पीने का। गिरिजा बड़ी मायूस रहने लगी। एक दिन यशस्वती के घर में गिरिजा जाती है तो यशस्वती भी बड़ी मायूस सी एक कोने में बैठी थी, जो देख करके गिरिजा से रहा ना गया। और उसने कहा कि ताई, मेरी परिणति या तो रत्नाकर है या सन्यास। अगर रत्नाकर मुझे इस जन्म में नहीं मिलता है तो मैं सन्यास ग्रहण करूंगी और बेल्ला होन्नूर के मठ में जा कर के तपस्विनी हो जाऊंगी। और कुछ दिनों बाद गिरिजा इस बाली उम्र में बेल्ला होन्नूर के मठ में चली जाती है। आह, एक प्रेम कहानी का ऐसा अंत क्या कभी किसी ने सोचा था। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रत्नाकर को भनक तक नहीं लगती इन सब की। क्या होता है जब रत्नाकर को इन सब का पता चलता है? क्या रत्नाकर राजधानी में इतना मशगूल हो गया कि इन सब बातों का कोई असर अब उस पर नहीं पड़ेगा, या वह आज भी गिरिजा को अंतर मन से प्रेम करता है? जानना चाहते हैं तो रुके रहिए पार्ट 2 में। नमस्कार, जय जैन। उम्मीद करता हूँ रत्नाकर की यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।